सभी छात्राओं का आज इस जीएसटी लेक्चर सीरीज वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ रहे हैं जीएसटी के बारे में, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जीएसटी कानून के अंतर्गत जो विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा दी गई है, जिन शब्दों को हम जीएसटी का अध्ययन करते समय पढ़ेंगे, उनके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो डेफिनेशंस, जो शब्द इस एक्ट के तहत यूज़ किए गए हैं, उनके मायने क्या है, मतलब क्या है। तो इसी सीरीज में सबसे पहले आता है शब्द एक ऑक्शनेबल क्लेम, अभियोग योग्य दावे। अभियोग योग्य दावे से आशय है, जैसा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 में हस्तांतरण अधिनियम में अभियोग योग्य दावे को डिफाइन किया गया है कि अभियोग योग्य दावे में सब चीज़ों को शामिल किए जाते हैं। केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्लेम को लेके जो कि सिक्योर्ड हैं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के दावे जो मॉर्गेज के माध्यम से, गिरवी के माध्यम से सुरक्षित हैं, उन दावों को नहीं हम शामिल करते हैं, बल्कि वो सभी दावे जो कि असुरक्षित है और जिनको हम सिविल कोर्ट में, दीवानी न्यायालय में अपन वाद प्रस्तुत करके उनको क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सप्लाई में या बिजनेस में ऐसे दावों से आशय है कि वो दावे जो कि असुरक्षित है। तो इसमें हम सभी प्रकार के सन्डी डेटर्स जो हैं और अनसिक्योर्ड डेटर्स जो कि किसी सिक्योरिटी के माध्यम से सिक्योर्ड नहीं है, उन दावों को यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। इनको इसलिए पढ़ा जाएगा कि सभी प्रकार के एक्शनेबल क्लेम जो हैं वो गुड्स की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें भी सभी चीज़ें नहीं आती है, बल्कि कोई दावा जो कि लॉटरी से संबंधित है या शर्त है या जुए हैं आदि जो दावे हैं जो कि सुरक्षित नहीं है। यदि मान ली किसी ने लॉटरी में कोई रकम जीती है या जुए में कोई रकम जीती है, तो ऐसी दशा में जीतने वाला व्यक्ति जो है, क्योंकि सिक्योर नहीं है, वो व्यक्ति दीवानी मुकदमा दायर करके इस राशि को क्लेम कर सकता है। तो इसलिए लॉटरी, शर्त और जुए आदि को माल माना गया, गुड्स माना गया है। गुड्स की परिभाषा इसलिए ज़रूरी है या गुड्स में इसलिए शामिल करना जरूरी है क्योंकि गुड्स पे ही टैक्स, जीएसटी आदि वसूल किया जा सकता है। इसके बाद से नेक्स्ट परिभाषा है एडजुकेटिंग अथॉरिटी। एडजुकेटिंग अथॉरिटी का मतलब है कि इस एक्ट में वो सब अथॉरिटीज जिनको कि कोई भी ऑर्डर पास करने का या डिसीजन देने का के लिए अधिकृत किया गया है, वो सब अथॉरिटीज इसमें शामिल की जाएंगे। लेकिन इसमें कोई भी कस्टम बोर्ड या जो कोई भी अथॉरिटी जो अपील सुन सकती है या एडवांस कोई ऑर्डर पास करती है इत्यादि, या ट्रिब्यूनल है, इनको शामिल नहीं किया गया है। जो वर्तमान में चल रहे हैं जीएसटी के अंतर्गत जो अथॉरिटीज़ डिफाइन की गई है, वो अथॉरिटीज़ को हम एडुकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट परिभाषा आती है एजेंट। एजेंट से अभिप्राय है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, वो दलाल हो सकता है, कमीशन एजेंट हो सकता है, आड़तिया हो सकता है, नीलामी करता हो सकता है, या कोई बिजनेस एजेंट हो सकता है। चाहे हम किसी भी नाम से बुलाएं, उन सबको इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि कोई भी एजेंट जो है वो अपने प्रधान के लिए, प्रधान का मतलब प्रिंसिपल के लिए अपना ट्रांजेक्शन करता है, माल खरीदता है, बेचता है, तो वो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य वो प्रधान के बिहाफ पे करता है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। तो उस सब उसके द्वारा जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं की जाएंगी, वो सब क्रियाएं जीएसटी पर्पज़ के लिए एक ट्रांजेक्शन मानी जाएगी और उस पर जीएसटी दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एजेंट या जो प्रिंसिपल है वो कौन हो सकता है, इसके लिए वो है कि वो एक तो दिमाग से बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए,
दिवालिया नहीं होना चाहिए, बीमार व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये दोनों पे लागू, व्यस्क होना चाहिए, माइनर कैन नॉट बी ए एजेंट। सिमिलरली प्रिंसिपल भी व्यस्क होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो एजेंट को डिफाइन करती हैं कि एजेंट के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जाएगा। और एजेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो है बोलते हैं अपना कंसिडरेशन के लिए काम करे, या कोई कंसिडरेशन के लिए काम करे, वो कमीशन के आधार पर भी काम कर सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपका कंपोजिशन स्कीम में आएगा या इस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगी। तो जीएसटी में जो कारोबार में जो कुल टर्नओवर में अपना अमाउंट शामिल करते हैं, उसमें आपका हो गया सभी टैक्सेबल टर्नओवर, ऐसी सभी बिक्री जो कि टैक्सेबल है, जिस पर जीएसटी दिया जाएगा, जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया है। इसके अलावा कोई भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई का आशय है कि उस पर सरकार ने जीएसटी एग्जेम्प्ट कर रखी है। इसके अलावा इसमें अपन केवल गुड्स को ही शामिल नहीं करते हैं, सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है। और कोई भी टर्नओवर, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या आपका इंटरस्टेट टर्नओवर, उन सभी को इसमें शामिल करते हैं। लेकिन टर्नओवर में हम कभी भी जीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, इनके अमाउंट को शामिल नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये का कोई माल बेचा है और उस पर 5% जीएसटी है, तो कुल लागत तो 105 रुपये होगी है, लेकिन टर्नओवर पर्पज से हम 100 रुपये ही शामिल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर में जैसे 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यक्ति को जीएसटी में शामिल, जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से 1.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाले व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम में वो अप्लाई कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम का मतलब है कि उसको अपने टर्नओवर पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा, और जो व्यापारी जीएसटी में इंक्लूडेड होते हैं, उन व्यापारियों को जीएसटी की दरों के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बिजनेस, कि हम बिजनेस कौन कौन से शामिल करेंगे। तो बिजनेस में केवल व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा आदि सभी चीज़ें शामिल करेंगे, चाहे उनको हम लाभ के उद्देश्य से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस की कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस लगातार साल भर करोगे, आप बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो। एक सिंगल ट्रांजेक्शन को भी हम बिजनेस की श्रेणी में रखते हैं। बिजनेस में कैपिटल गुड्स को भी शामिल करते हैं, और आपकी जो रेवेन्यू गुड्स हैं, जो आपके ट्रेडिंग गुड्स हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। और इसके अलावा जो है बिजनेस में अपन जो शामिल इंसिडेंटल कोई एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप माल तैयार कर रहे हो, माल के साथ पैकिंग भी करवाते हैं, माल भेजने के समय उसका बीमा भी कराते हैं, तो वो सभी जो है इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ भी बिजनेस में शामिल की जाती है। इसके बाद आता है आपका कैपिटल गुड्स, पूंजीगत माल। पूंजीगत माल से आशय है वो माल जो कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्रय करते हैं, उनको बेचा या खरीदा नहीं जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रखते हैं, उनसे हम अपनी एक्टिविटीज़ संचालित करते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है जो बिजनेस में हमने लगाया है, कोई आपने ट्रक खरीदा है, ये सब जो आइटम्स होते हैं कैपिटल गुड्स की नेचर के होते हैं। और कैपिटल गुड्स पर जो आपने टैक्स चुकाया है, जो आपने CGST, IGST चुकाया है, उसको वो राशि जो है इनपुट क्रेडिट के लिए अवेलेबल है। यानी हमारे द्वारा कैपिटल गुड्स पर जो टैक्स हम चुकाते हैं, चाहे CGST के माध्यम से हो, चाहे IGST के माध्यम से हो या SGST के माध्यम से हो, वो सभी टैक्स क्रेडिट के रूप में हमें क्लेम करने के लिए उपलब्ध है। इसी प्रकार से नेक्स्ट डेफिनेशन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब है
किसी व्यक्ति को एक बार कोई ट्रांजेक्शन करनी है, उसका दोबारा बिजनेस नहीं करना है, तो व्यक्ति उस काम को कैजुअली कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जीएसटी के अंतर्गत। तो उसके लिए अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने से कम से 5 दिन पहले उसको उसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और ये जो पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन है, ये मैक्सिमम 90 दिनों के लिए जारी किया जा सकता है, और इस 90 दिन की अवधि को भी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये व्यक्ति रेगुलर काम नहीं करता है, ये व्यक्ति कैजुअली काम करता है। जब कोई उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत ये व्यक्ति माल को खरीदता और बेचता है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई से आशय है कि जब हम एक ट्रांजेक्शन में एक से अधिक प्रकार की माल की सप्लाई करते हैं, कि सपोज किसी माल को सप्लाई कर उस पर 5% जीएसटी है, और उस माल को सप्लाई करने के लिए उसकी सहायक क्रिया को भी उसके साथ करना आवश्यक है, और उस पर आपकी जीएसटी की दर मान लीजिए 18% है। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई माल बाहर भेजना है, और ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्टर के पास भेजना है आपको एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको भेजते समय उसका बीमा कराना जरूरी है। तो बीमा आपके द्वारा कराया जाता है, तो बीमा के अंतर्गत जो कर की दर है वो सपोज 8, क्योंकि सर्विस है तो 8% है। तो ऐसी दशा में बीमा और माल की सप्लाई, ये दोनों कंपोजिट सप्लाई है। तो इसमें मेन सप्लाई तो अपनी माल भेजना है, और जो कंपोजिशन जो अपन बीमा करवा रहे हैं वो आपकी सब्सिडरी एक्टिविटी है। तो ये कुल मिला के दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। फिर आता है आपका कंसिडरेशन प्रतिफल। प्रतिफल से आशय है ऐसी राशि जो किसी सप्लाई के लिए या किसी सेवा के लिए दी जाती है, वो आपकी कंसिडरेशन कहलाती है। कंसिडरेशन में न केवल अपन जो है कोई मनी के रूप में कंसिडरेशन को शामिल करते हैं, भुगतान किसी रूप में हो सकता है, भुगतान जो है मुद्रा के रूप में हो सकता है, सामान के रूप में हो सकता है, अन्य किसी रूप में हो सकता है, लेकिन भुगतान की राशि में हमें अगर कोई सब्सिडी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, उसको शामिल नहीं करेंगे। और भुगतान जरूरी नहीं है कि स्वयं जो प्रदान करे, भुगतान एजेंट के द्वारा भी, या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है, कोई ऑथराइज व्यक्ति है, वो भी भुगतान कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम कंसिडरेशन में शामिल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एग्जेप्टेड सप्लाई। एग्जेप्टेड सप्लाई से आशय है कि ऐसी सप्लाई जो जीएसटी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है उसने कुछ वस्तुओं पर या कुछ वस्तुओं को एग्जेप्टेड कर दिया है, यानी उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कुछ वस्तुओं पे 0 रेट से टैक्स लगाया जाएगा, और कुछ वस्तुओं पर जो है पूर्णतः वस्तु और चाहे आपकी सप्लाई हो और चाहे आपका सर्विस हो, उन पर 0 टैक्स है। और कुछ जो है आपकी नॉन टैक्सेबल गुड्स है, यानी गैर कर योग्य सेवाएं हैं या गैर कर योग्य आपूर्ति है। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, स्प्रिट है, इन सबको जीएसटी से अलग रखा गया है। इन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता, बल्कि इन पे राज्य सरकार जो है अपने स्तर पर वैट लगाती है। तो एक तरह से जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो या तो वो माल की सप्लाई करेंगे, या तो वो एग्जेम्प्टेड गुड्स हो सकती है, या 0 टैक्स गुड्स हो सकती है, या नॉन टैक्सेबल गुड्स हो सकती हैं। तो जिस प्रकार की जो आइटम टर्नओवर में शामिल करेंगे उनको हम जोड़ेंगे, और नॉन टैक्सेबल गुड्स जैसे पेट्रोल डीजल की अगर कोई व्यक्ति बाकी माल की तरह पेट्रोल डीजल भी बेच रहा है, तो पेट्रोल डीजल की सेल को टैक्सेबल सेल में शामिल नहीं किया जाता है। फिर आता है इसमें गुड्स, माल की डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टैक्स जो है गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो माल में न केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल करते हैं, कोई भी चल संपत्ति, लेकिन इसमें मुद्रा यानी करेंसी और सिक्योरिटी को शामिल नहीं करते हैं। एक्शनेबल क्लेम
माल की श्रेणी में आते हैं। एक्सटर्नल क्लेम में भी जुआ, शर्त या अन्य कोई जो दावे हैं जिनको हम दीवानी मुकदमे के अनसिक्योर्ड होने चाहिए, दीवानी मुकदमे के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं, वो सब माल की श्रेणी में आते हैं। तो माल में जैसे करेंसी है, करेंसी में जो प्रचलित मुद्रा है उस मुद्रा को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी करेंसी जो कि बंद हो चुकी है, जैसे मान लीजिए पुराने चांदी के सिक्के हैं, पहले वो किसी टाइम में करेंसी के रूप में प्रचलित थे, लेकिन अभी इनको बंद कर दिया गया है। लेकिन जिनके पास जिनको शौक होता पुराने सिक्के लेने का, तो ऐसे व्यापारी भी हैं जो पुराने सिक्कों का बिजनेस करते हैं, तो उनके द्वारा इस करेंसी को यदि बेचा जाता है तो वो गुड्स की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा चल संपत्ति में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों संपत्तियों को शामिल करते हैं। इंटेंजिबल में कॉपीराइट जो है उसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा खड़ी फसल, घास, भूमि से जुड़ी अन्य वस्तुएं जो भूमि का हिस्सा होती है, वो भी आपकी माल की श्रेणी में आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। यदि भूमि के साथ लगी खड़ी फसल को आप अलग करके बेचने का सौदा करते हो तो वो गुड्स की श्रेणी में आते हैं, और यदि आपने भूमि के साथ उसको बेचा है तो फिर गुड्स की, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो ये अभी कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने देखी है। अभी कुछ और डेफिनेशंस भी हैं जिनको हम आगे उनका अध्ययन करेंगे। तो आज जो कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, आपसे आग्रह है इन सभी डेफिनेशंस को एक बार रेफरेंस बुक में या अपनी टेक्स्ट बुक में, जीएसटी की जो टेक्स्ट बुक है उनमें आप इनकी शब्दावली को, क्योंकि डेफिनेशंस है वो हूबहू या अपने शब्दों में लिखी जाती है, एक बार उनको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए और फिर उनको अपनी भाषा में लिखिए। और कोई आपको शब्दावली समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे से संपर्क करके उस शब्दावली को जो है उसके बारे में आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आज के इतने काफ़ी है, और आप है जो इन सब चीज़ों को रेफरेंस बुक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि नेट पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, उन सब का अध्ययन कीजिए। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।